चलिए आज की बात एक कहानी से शुरू करते हैं। एक एक्टर थे जो पर्दे पे सुपरमैन बने और फिर एक हादसे में वो पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं आप अपनी गर्दन के नीचे कभी कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आदमी हार नहीं मानता। वो कहता है देखते हैं। ये क्रिस्टोफर रीव की कहानी है। हाँ, और ये सिर्फ हिम्मत की कहानी नहीं है, ये एक खास तरह की सोच की कहानी है। एक ऐसी सोच जिसमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत है। और ये जो सोच है ना, इसी को मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने अपनी किताब माइंडसेट में ग्रोथ माइंडसेट का नाम दिया है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। ड्वेक की पूरी रिसर्च असल में इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि क्यों कुछ लोग चुनौतियों को देखकर रोमांचित हो जाते हैं और कुछ उनसे डरते हैं, क्यों कुछ असफलता के बाद बिखर जाते हैं और कुछ उसे सीखने का एक नया रास्ता मान लेते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ड्वेक की किताब से निकली ये दो शक्तिशाली सोच, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, हैं क्या। हाँ। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दो अलग अलग नजरिए हमारी जिंदगी के हर पहलू पर, मतलब हमारे रिश्तों से लेकर करियर तक, कैसे असर डालते हैं। यकीनन, क्योंकि मामला बहुत गहरा है। ड्वेक का काम हमें यही बताता है कि हमारे जो विश्वास हैं वही हमारी हकीकत बनाते हैं। अच्छा। हम अपनी काबिलियत और बुद्धि के बारे में जो सोचते हैं ना, वही तय करता है कि हम मुश्किलों का, नाकामियों का और आलोचना का सामना कैसे करेंगे। तो ड्वेक को ये दो अलग अलग सोच के बारे में, मतलब ये पता कैसे चला, ये खोज शुरू कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत भी पता है, बड़ी दिलचस्प है। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि लोग असफलता से कैसे निपटते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बच्चों को कुछ मुश्किल पहेलियां हल करने को दी। और उन्होंने देखा कि कई बच्चे तो तुरंत निराश हो गए, लेकिन कुछ बच्चों का बर्ताव बिल्कुल बिल्कुल अलग था। कैसा बर्ताव होगा? कमाल है। मतलब वो बच्चे मुश्किलों से घबरा नहीं रहे थे, बल्कि उनका मजा ले रहे थे। बिल्कुल। ड्वेक के लिए ये एक आहा पल था। उन्होंने महसूस किया कि ये बच्चे सोच रहे थे कि वे कुछ नया सीख रहे हैं, ना कि असफल हो रहे हैं। अच्छा। उनके लिए नाकामी कोई बुरी चीज नहीं थी, वो तो सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा थी। और यहीं से ये दो अलग अलग मानसिकताएं सामने आई। ठीक है, तो वो दो मानसिकताएं क्या हैं? तो देखिए, पहली है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी स्थिर मानसिकता। हाँ, ये वो विश्वास है कि आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा, आपका व्यक्तित्व, ये सब पत्थर की लकीरें हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। अच्छा। और इस सोच वालों के लिए हर स्थिति एक इम्तिहान बन जाती है। आप होशियार हैं या नहीं, आप काबिल हैं या नहीं, हर पल खुद को साबित करने का दबाव। और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, मतलब विकास की मानसिकता। ये इस विश्वास पर आधारित है कि आपकी जो बेसिक क्षमताएं हैं, उन्हें मेहनत से, लगन से और सही रणनीति से विकसित किया जा सकता है। दिमाग और प्रतिभा तो बस एक शुरुआती बिंदु है। इससे शायद एक आसान मिसाल से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। जैसे फिक्स्ड माइंडसेट में आपको जो ताश के पत्ते मिले हैं, बस वही आपकी किस्मत है, और आप पूरी जिंदगी बस दूसरों को ये साबित करने में लगा देते हैं कि आपके पास कितने अच्छे पत्ते हैं। बहुत खूब कहा, बिल्कुल। अंदर से डरते हुए कि कहीं हार ना जाएं। हाँ। और ग्रोथ माइंडसेट में आपको जो पत्ते मिले हैं, वो तो बस खेल की शुरुआत है। असली खेल तो यह है कि आप उन्हें खेलते कैसे हैं। सही बात है। आप मेहनत से, दूसरों से सीखकर एक हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल सकते हैं। चलिए इसे एक ऐसी सिचुएशन में रखकर देखते हैं। हाँ। मान लीजिए आप एक बहुत जरूरी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और मॉक टेस्ट में आपके नंबर उम्मीद से बहुत कम आते हैं। फिर उसी दिन ट्रैफिक में आपका चालान कट जाता है। और जब आप अपने दोस्त को फोन करके दिल हल्का करना चाहती हैं, तो वो कहता है यार बाद में बात करता हूं, और फोन काट देता है। अब क्या होगा? ड्वेक के शोध में जिनकी फिक्स्ड माइंडसेट थी, उनके लिए तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। सच में? हाँ, उनके मन में ऐसे ख्याल आए, मैं तो पूरी तरह से एक लूजर हूँ, मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो इन अलग अलग घटनाओं को अपनी काबिलियत पर, अपनी पूरी शख्सियत पर एक सीधा हमला मानते हैं। और इसका असर उनके कामों पर कैसे पड़ेगा? मतलब वो करेंगे क्या? तो वो शायद बिस्तर में ही पड़े रहेंगे, या बहुत ज्यादा खाएंगे, या किसी पर बेवजह चिल्लाएंगे। वो पूरी तरह से निराश और हताश हो जाते हैं। एक मॉक टेस्ट के खराब नतीजे ने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा क्या ये सिर्फ कम आत्मविश्वास या पॉजिटिव थिंकिंग की कमी वाली बात नहीं है?
मेरा मतलब है जो लोग पहले से ही खुद को कम समझते हैं वही तो ऐसा सोचेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, असल में ऐसा नहीं है। ड्वेक ने पाया कि जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग भी उतने ही आत्मविश्वासी महसूस करते हैं जितने कि ग्रोथ माइंडसेट वाले। अच्छा। असली फर्क तभी सामने आता है जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई चुनौती सामने खड़ी होती है। अच्छा। तो फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे? वो भी परेशान होंगे, जाहिर है किसी को भी ये सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनके विचार बिल्कुल अलग होंगे। जैसे? वो सोचेंगे मुझे और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, या मुझे देखना होगा कि मैंने टेस्ट में कहाँ गलतियां की, मुझे चालान भर देना चाहिए, और शायद मेरे दोस्त का दिन खराब था, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। और उनके काम? वो सीधे समस्या का सामना करते हैं। वे बेहतर पढ़ाई का प्लान बनाएंगे, चालान भरेंगे और बाद में अपने दोस्त से बात करके मामला सुलझा लेंगे। वे बिखरते नहीं हैं, बल्कि समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं। अच्छा, तो फर्क ये नहीं है कि उन्हें बुरा नहीं लगता, बुरा तो दोनों को लगता है। फर्क ये है कि एक के लिए असफलता एक फुल स्टॉप है, एक फैसला है कि तुम काबिल नहीं हो। हाँ। और दूसरे के लिए ये बस एक कॉमा है, एक जानकारी है जिसका इस्तेमाल वो खुद को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक के लिए नाकामी पहचान बन जाती है, दूसरे के लिए एक एक्शन पॉइंट। और यही फर्क सफलता को देखने के नजरिए में भी दिखता है। तो इसका मतलब सफलता के मायने भी दोनों के लिए अलग होंगे। बहुत अलग। फिक्स माइंडसेट के लिए सफलता का मतलब है खुद को होशियार या प्रतिभाशाली साबित करना। साबित करना। हाँ, वे ऐसे काम चुनते हैं जिनमें वे आसानी से सफल हो सकें ताकि वह स्मार्ट दिखें। उनके लिए मेहनत करना एक बुरी बात है। अगर आपको कोशिश करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप में पैदाइशी टैलेंट नहीं है। इसका कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, एक बहुत मजबूत उदाहरण हांगकांग विश्वविद्यालय के छात्रों का है। ड्वेक के शोध में जिन छात्रों की अंग्रेजी कमजोर थी और जिनकी फिक्स माइंडसेट थी, उन्होंने अपने अंग्रेजी सुधारने के लिए दिए जा रहे एक खास कोर्स को लेने से मना कर दिया। एक मिनट, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर किसी को पता है कि वो अंग्रेजी में कमजोर है, तो वो उसे सुधारने का मौका क्यों छोड़ेगा? ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है ना? क्या ये सिर्फ शर्म की बात है या इसके पीछे कोई और गहरा डर काम कर रहा है? डर। इसके पीछे एक गहरा डर काम कर रहा है। वो अपनी कमी को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहते थे। अच्छा। उन्हें डर था कि अगर वो कोर्स लेंगे तो सब जान जाएंगे कि वो कमजोर हैं। कुछ देर के लिए स्मार्ट महसूस करने के लिए उन्होंने सीखने का एक सुनहरा मौका गवा दिया। ये तो सीखने की प्रक्रिया को ही पूरी तरह से नकार देना हुआ। बिल्कुल। शोध से यह भी पता चला है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का दिमाग सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि उनका जवाब सही था या गलत। वे ये जानने में दिलचस्पी नहीं रखते कि सही जवाब क्या है और उसे कैसे सीखा जा सकता है। वो सीखने के मौके लगातार गंवा रहे थे। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट के लिए सफलता का मतलब है खुद को विकसित करना, कुछ नया सीखना। हाँ, उनके लिए सफलता का मतलब है अपनी सीमाओं को आगे धकेलना। महान फुटबॉल खिलाड़ी मिया हैम कहती हैं, मैंने हमेशा अपने से बेहतर खिलाड़ियों के साथ खेला है। वो हमेशा खुद को चुनौती देती थीं ताकि वो तेजी से सुधार कर सकें। इसके विपरीत टेनिस चैंपियन जॉन मैकेनरो, जिनकी फिक्स्ड माइंडसेट थी, खुद मानते हैं कि उन्होंने कभी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं की। जब चीजें मुश्किल हो जाती थीं तो वे अक्सर हार मान लेते थे। ये सुनकर मुझे अपना स्कूल का जमाना याद आ गया। जब मुझसे मैथ्स का कोई मुश्किल सवाल हल नहीं होता था तो मैं सोचती थी कि मेरा दिमाग ही मैथ्स के लिए नहीं बना है, शायद वो मेरा फिक्स्ड माइंडसेट ही था। हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत क्रिस्टोफर रीव जैसे उदाहरणों में दिखती है। हाँ। डॉक्टरों के ये कहने के बावजूद कि वे कभी हिल नहीं पाएंगे, उन्होंने एक बहुत ही कठिन व्यायाम कार्यक्रम शुरू किया। और उसका नतीजा क्या हुआ? डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि वे सिर्फ खुद को निराशा के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन 5 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद रीव ने धीरे धीरे अपने हाथों, बाहों, पैरों और शरीर के ऊपरी हिस्से में हलचल वापस पानी शुरू कर दी। कमाल है। उन्होंने न केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ाया, बल्कि विज्ञान की सोच को भी बदल दिया। वाह। और ये जो डर है ना स्मार्ट न दिखने का, ये एक और गहरे विश्वास से जुड़ा है कि आपकी काबिलियत को एक टेस्ट से एक पल में हमेशा के लिए नापा जा सकता है। हाँ, ये तो बहुत आम सोच है। एक परीक्षा का रिजल्ट आपकी पूरी पहचान बन जाता है। क्या ड्वेक ने इस पर भी कुछ किया? हाँ, उन्होंने 5वीं कक्षा के बच्चों के साथ एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों को एक बंद गत्ते का डिब्बा दिखाया और कहा कि इसके अंदर एक टेस्ट है जो स्कूल की एक बहुत जरूरी काबिलियत को मापता है। और बच्चों ने क्या कहा? जब उनसे पूछा गया कि क्या ये टेस्ट बता सकता है कि वो कितने होशियार हैं, तो ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने साफ मना कर दिया। एक बच्चे ने तो यहां तक कहा,
सवाल ही नहीं उठता, ऐसा कोई टेस्ट हो ही नहीं सकता। और फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे? उनका मानना था कि एक बक्से में रखा अनजान टेस्ट न केवल ये बता सकता है कि वे अभी कितने होशियार हैं, बल्कि ये भी तय कर सकता है कि वे बड़े होकर कितने होशियार बनेंगे। मतलब उन्होंने एक टेस्ट को उन्हें पूरी तरह से परिभाषित करने की ताकत दे दी। बिल्कुल। ये तो खतरनाक है। ये सोच तो उन लोगों को कोई मौका ही नहीं देती जो धीरे धीरे विकसित होते हैं या जिनकी प्रतिभा बाद में सामने आती है। बिल्कुल। चार्ल्स डार्विन और लियो टॉल्स्टॉय को बचपन में साधारण माना जाता था। जैक्सन पॉलेक, एल्विस प्रेस्ली, ल्यूसील बॉल, इन सभी को विशेषज्ञों ने कहा था कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है। अगर उन्होंने उस एक मूल्यांकन को अपनी अंतिम सच्चाई मान लिया होता तो दुनिया इन महान कलाकारों और विचारकों से महरूम रह जाती। तो ग्रोथ माइंडसेट ये समझता है कि काबिलियत एक तस्वीर नहीं बल्कि एक पूरी फिल्म की तरह है जो समय के साथ विकसित होती है। ठीक है। और इसी सोच का एक बेहतरीन उदाहरण नासा के अंतरिक्ष यात्री चुनने के तरीके में मिलता है। नासा? वो कैसे? उन्होंने जब अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया तो उन लोगों को खारिज कर दिया जिनका सफलता का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा है। मतलब नासा जानबूझकर ऐसे लोगों को चुन रही थी जो फेल हो चुके हों। ये सुनने में तो पागलपन लगता है। मैं तो सोचती थी कि वे सिर्फ टॉपर्स को ही लेते होंगे। यही तो बात है। वे ऐसे लोगों को नहीं चाहते थे जिनका सफलता का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्होंने कभी कोई बड़ा खतरा उठाया ही नहीं। अच्छा। वे जानते थे कि अंतरिक्ष में अप्रत्याशित चुनौतियां आएंगी। वे ऐसे लोग चाहते थे जिन्होंने जिंदगी में बड़ी बड़ी असफलताओं का सामना किया हो और उनसे उभर कर वापसी की हो। तो वे असल में पिछली उपलब्धियों को नहीं बल्कि मुश्किल हालात से लड़ने की मानसिकता को चुन रहे थे। बिल्कुल। वे ये देखना चाहते थे कि मुश्किल आने पर कौन दृढ़ रहता है, कौन अपनी गलतियों से सीखता है और कौन हार मानने के बजाय आगे बढ़ता रहता है। वे मानसिकता का चयन कर रहे थे। तो असल में बात ये नहीं है कि आप कितने होशियार हैं, बल्कि ये है कि आप होशियारी को देखते कैसे हैं। क्या ये एक ट्रॉफी है जिसे बस साफ करके चमकाकर दुनिया को दिखाना है, या फिर एक पौधा है जिसे मेहनत और सब्र से सींचना है? यही एक छोटा सा फर्क दो अलग अलग जिंदगियां बना देता है। आपने पूरी चर्चा का सार बता दिया। एक दुनिया है स्थिर लक्षणों की, जहां हर पल खुद को साबित करने का दबाव है, जहां हर चुनौती एक खतरा है और हर असफलता एक फैसला। और दूसरी दुनिया विकास की है। हाँ, जहां सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान होता है, जहां चुनौतियां रोमांचक होती हैं और असफलताएं सीखने का एक और मौका। और ये सिर्फ स्कूल या खेल की बात नहीं है, है ना? ये हमारे रिश्तों, हमारे काम, हर चीज पर लागू होता है। हाँ, फिक्स्ड माइंडसेट वाला साथी चाहता है कि उसे बस पूजा जाए, उसकी कमियों को नजरअंदाज किया जाए, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला साथी ऐसा चाहता है जो उसे बेहतर इंसान बनने में मदद करे। इसी तरह फिक्स्ड माइंडसेट वाले सीईओ अपनी गलतियों को छिपाते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर अपनी कमियों का सामना करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सोचने का एक छोटा सा तरीका हमारे जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी, सबसे उम्मीद भरी बात यह है कि कैरल ड्वेक की किताब ये साफ करती है कि मानसिकताएं सिर्फ विश्वास हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। और विश्वासों को बदला जा सकता है। आप एक मानसिकता से दूसरी में जा सकते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब हम अपनी नियति के पत्थर में लिखी इबारत नहीं है, हमारे पास अपनी सोच को बदलने की ताकत है। तो आज की बातचीत के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर हमारी काबिलियत एक शुरुआती बिंदु है, न कि अंतिम मंजिल, तो हमारी असली क्षमता की सीमा क्या हो सकती है, जिसके बारे में शायद हम अभी जानते भी नहीं।